नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में महाकवि बाणभट्ट के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व तथा उनके स्थिति काल का अध्ययन करेंगे। महाकवि बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित गद्यकार एवं कवि हैं। उनका नाम संस्कृत गद्यकारों में अग्रगण्य है। उनकी रचना कोमल एवं लालित्यपूर्ण है। बाण संस्कृत साहित्य के उन विरले कवियों में से हैं जिनके विषय में हम निश्चित रूप से कुछ जानकारी देने में समर्थ हैं। बाण ने हर्षचरित के प्रारंभ में विस्तार पूर्वक अपने वंश और अपने संबंध में विवरण दिया है। कादंबरी के प्रारंभिक श्लोकों में भी उन्होंने अपने वंशक्रम का उल्लेख किया है। वंशक्रम बाण प्रतिष्ठित वात्स्यायन वंश में उत्पन्न हुए थे। हर्षचरित के अनुसार बाणभट्ट के हर्षचरित के अनुसार बाणभट्ट के वंश प्रवर्तक वत्स थे, जो दधीची और सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई थे। सारस्वत ने वत्स के प्रति प्रीति भाव देखकर शोण नदी के समीप प्रीतिकूट नामक ग्राम बसाया। ब्राह्मणों की बहुलता के कारण इस गांव को ब्राह्मण अधिवास भी कहा जाता था। वर्तमान गया जिले के देवकुंड के समीप प्रीतिकूट की सत्ता थी, ऐसा सभी विद्वान मानते हैं। इसी वंश में कुबेर नामक एक प्रकांड पंडित का जन्म हुआ। कादंबरी में लिखा है, अनेक गुप्त राजा इनके चरण कमलों को पूजते थे। इन्हीं कुबेर के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम थे अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। इनमें से पाशुपत के एक ही पुत्र हुआ, जिनका नाम था अर्थपति। अर्थपति के 11 पुत्र हुए, उनमें चित्रभानु भी एक थे। चित्रभानु के बाण पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं। बाण की माता का नाम राजदेवी एवं पुत्र का नाम भूषण भट्ट या पुलीन भट्ट था, किंतु बाण ने अपने पुत्र की कोई चर्चा नहीं की है। बाण की बाल्यावस्था। बाण की अल्पायु में ही माता का देहांत हो गया था और जब वे 14 वर्ष के थे तब उनके पिता चित्रभानु का भी देहावसान हो गया। संरक्षक के अभाव में बाण देशाटन के लिए निकल पड़े। उस समय उनके बहुत से मित्र बने, जिनमें विद्वान, नर्तक, संगीतज्ञ आदि सभी थे। देशाटन माता पिता के दिवंगत हो जाने के कारण बाण पर किसी का नियंत्रण न रहा, अतः वह कुसंगति के कारण देश देशांतर में भ्रमण के लिए घर से निकल पड़े। उनके साथियों में सभी प्रकार के व्यक्ति थे। बाणभट्ट अपने स्वभाव और कुसंगति के कारण अनेकशः उपहास के पात्र भी हुए, किंतु उनके देशाटन ने उनके ज्ञान और उनकी प्रतिभा को निखार दिया था। पर्याप्त भ्रमण के पश्चात जब वे प्रीतिकूट पुनः लौटे तो एक दिन उन्हें महाराजा हर्षवर्धन के भाई कृष्ण का संदेश मिला कि उन्हें हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचना चाहिए। हर्षवर्धन की सत्ता में पहुंचने पर सम्राट ने महानयनम भुजंग कहकर उन पर कटाक्ष किया, किंतु बाण के द्वारा प्रदर्शित शिष्टता एवं विद्वता से शीघ्र ही हर्ष का भ्रम दूर हो गया एवं उन्होंने उन्हें राज के सम्मान प्रदान कर राजकवि बना लिया। राज आश्रय में जाने से पूर्व ही बाण का विवाह हो चुका था। महाकवि बाणभट्ट का स्थिति काल। बाणभट्ट कन्नौज के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे, अतः बाण के समय निर्धारण में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था तथा उनका राज्याभिषेक 606 ईस्वी में एवं उनकी मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। उनके शासनकाल का वर्णन 629 ईस्वी में आई चीनी यात्री ने विस्तार से किया है, अतः बाणभट्ट का समय 7वीं शतक पूर्वार्ध निश्चित होता है। अन्य अनेक बाह्य प्रमाणों से भी हर्ष का यही समय निश्चित होता है कि वे प्रमाण निम्न हैं। वामन 800 ईस्वी कृत काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में कादंबरी का संदर्भ है। नंबर 2, काव्य अलंकार के टीकाकार नमी साधु 1609 ईस्वी ने हर्षचरित्र को आख्यायिका और कादंबरी को कथा कहा है। धनंजय ने 1000 ईस्वी में अपनी कृति दशरूपक में यथा हिमाश्वेता वर्णावसरे भट्ट बाणस से लिखकर बाण का उल्लेख किया है। भोजराज 1025 ईस्वी में कृत सारस्वती कंठाभरण में बाण के गद्य की प्रशंसा की गई है। आनंदवर्धन 850 ईस्वी कृत ध्वन्यालोक में कादंबरी एवं हर्षचरित का उल्लेख किया है। कश्मीर के राजा अनंतराज 1028 से 1063 ईस्वी के समसामयिक महाकवि क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ कवि कंठाभरण में कादंबरी के उदाहरण दिए हैं, अतः बाणभट्ट का समय ईसा की 8वीं शती का पूर्वार्ध निर्धारित है।
आज के हमने अपने इस व्याख्यान में बाण भट्ट के विषय में अध्ययन किया। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनके स्थिति काल का हमने अध्ययन किया है। कल के व्याख्यान में हम शुकनासो उपदेश का सार एवं उसका अनुवाद प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।